नमस्कार, स्वागत आप सभी का संसद टीवी पर। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच ग्लासगो में द्विपक्षीय वार्ता। कोविड महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में पारस्परिक सहयोग पर चर्चा। नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लेकर भी बातचीत। ग्लासगो में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में शामिल हुए प्रधानमंत्री। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत का एजेंडा करेंगे पेश। इस क्षेत्र में उठाए गए कदमों और उपलब्धियों के बारे में सदस्य देशों को देंगे जानकारी। सम्मेलन में 120 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मौजूद। भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, किर्गिस्तान, फिलिस्तीन, मॉरिशस और मंगोलिया ने भी दी मान्यता। बिना रोक-टोक के 35 देशों की यात्रा कर सकेंगे भारतीय। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 107 करोड़ के पार। कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन ने तोड़ा रिकॉर्ड। फेस्टिव सीजन में हुई खरीदारी के चलते जीएसटी कलेक्शन 130 लाख करोड़ रुपए से रहा अधिक। जुलाई 2017 के बाद दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन। जापान के संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री किशिदा के गठबंधन को बहुमत। 465 सदस्यीय निचले सदन में पार्टी ने हासिल की 233 से ज्यादा सीटें। जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्लासगो में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आने वाले दिनों में कोविड-19 महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में पारस्परिक सहयोग पर चर्चा की। कोविड वैक्सीन के निर्माण और वितरण पर भी दोनों नेताओं के बीच विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने बोरिस जॉनसन को जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए आपसी सहयोग और भारत के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में शामिल हो रहे हैं। ब्रिटिश मेजबानी में ग्लासगो में हो रहे इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत 120 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद ग्लासगो COP26 शिखर बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन को रोकने के लिए भारत का एजेंडा पेश करेंगे। उनके तरफ से पेश किए जाने वाले इस जलवायु कार्रवाई एजेंडे में इस क्षेत्र में उठाए गए कदमों और उपलब्धियों के बारे में वे सदस्य देशों को जानकारी मुहैया कराएंगे। विश्व नेताओं के इस उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर आधारित चर्चा में भी भाग लेंगे। COP26 समझौते से संबंध सभी देश पेरिस समझौता कार्यान्वयन दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। इसमें जलवायु कार्य योजना के लिए धन जुटाने, प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण और धरती के तापमान में वृद्धि को सीमित करने संबंधी पेरिस समझौते के लक्ष्य हासिल करने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के समय समय पर होने वाले सम्मेलन स्थिति की समीक्षा और भावी उपायों पर विचार विमर्श का अवसर प्रदान करते हैं। इससे पहले ग्लासगो पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्कॉटिश बैकपाइप की धुन पर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में प्रवासी भारतीय और भारतवंशियों के प्रतिनिधियों का एक बड़ा समूह भी मौजूद था। ग्लासगो के होटल में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो और एडिनबर्ग के भारतीय समुदाय के 45 प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। इनमें चिकित्सा, शिक्षाविद और कारोबारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग शामिल रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने प्रिंस विलियम अर्थशॉट पुरस्कार प्राप्त दिल्ली स्थित फर्म टकाचर फाउंडेशन के विद्युत मोहन और सौर ऊर्जा आधारित आविष्कारकर्ता तमिलनाडु के 14 वर्षीय विनिशा उमाशंकर से भी मुलाकात की। How India is emerging in terms of IT and all the reforms that our Indian government, especially under Modi's leadership, has brought all the reforms, and it's going to be great soon for all the people in India. Not only IT, in every sector, India is growing, and especially it's great to see Modi ji a part of being the COP26 and bringing the things that need to be helpful for all the world, not just for any country. So we don't live in India. We have hopes, aspirations and dreams for the country, and in Modi we see a leader who will take us there. So we were just delighted to meet him. He met all of us individually, and it was a great feeling. योगा तो चल रहा है बहुत सेंचुरीज से, बट पॉपुलैरिटी जो उन्होंने क्रिएट की है पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए बहुत धन्यवाद मोदी जी को, बिकॉज उसकी वजह से जो है लोग और भी योगा करने लग गए और इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. I think it's fantastic to see the Prime Minister here in Glasgow at COP26 amongst all the world's leaders. It's very important that they all come together and make sure that we have some kind of resolution to take this world forward much more environmentally. और प्रधानमंत्री ने रोम में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन को उपयोगी करार दिया है. उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने वैश्विक महत्व के अहम मुद्दों जैसे महामारी से लड़ाई, स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा की. G20 देशों का शिखर सम्मेलन रोम घोषणा के ऐलान के साथ संपन्न हो गया है. सदस्य देशों ने कोविड वैक्सीन की परस्पर मान्यता, वैक्सीन की जल्द मंजूरी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को मजबूत और विकासशील देशों के लिए 7 दिसंबर तक ऋण भुगतान रोकने पर सहमति जताई. भारत के G20 के शेरपा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 नेताओं ने टीकों के लिए मंजूरी प्रक्रिया को मजबूत करने पर सहमति जताई है. By and large, everybody was in agreement that we need to get travel back into action, get economic activity roaring again, get tourism back on the world map. And very clearly, the mood in the room was A, to strengthen the WHO processes for approval of vaccines so that they can approve vaccines faster and we'll have a larger bouquet of vaccines to make sure everybody is safe and the world can bounce back. And B, that once the vaccines are accepted by the WHO, they should become kind of a travel document to help people move. G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से भी मुलाकात की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर अपने विचार साझा किए. प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से भी मुलाकात की. और प्रधानमंत्री 3 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे जिनमें टीकाकरण कम संख्या में हो पाया है. बैठक में ऐसे जिले शामिल होंगे जहां 50% से कम पहली डोज दी गई है और दूसरी डोज भी पर्याप्त संख्या में नहीं दी जा सकी. प्रधानमंत्री झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कम टीकाकरण वाले दूसरे राज्यों के 40 से ज्यादा जिला कलेक्टर के साथ बातचीत करेंगे. इस अवसर पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे. और इस बीच भारत की स्वदेशी टीका कोवैक्सीन लगाने वाले यात्री अब ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकते हैं. स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मंजूरी दे दी है. इस बात की जानकारी भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ'फैरल ने सोमवार को दी.
कंपनी ने अप्रैल में इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए आवेदन किया था। ऑस्ट्रेलिया में कोविशील्ड पहले ही अनुमति हासिल कर चुकी है। नए फैसले के बाद कोवैक्सीन प्राप्त भारतीय यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने में आसानी होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के इस कदम पर उसका धन्यवाद भी किया है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा एस्टोनिया, किर्गिस्तान, फिलिस्तीन, मॉरिशस और मंगोलिया ने भी भारत के टीके को मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। और बात राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की। इस अभियान के तहत अब तक देश में 107 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 12,77,000 से अधिक खुराकें दी गईं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश ने पात्र आबादी के 78% लोगों को पहली कोविड-19 वैक्सीन खुराक और 35% पात्र लोगों को दूसरी खुराक दी है। कोविड के 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल 1,58,817 रोगियों का इलाज चल रहा है। यह संख्या 248 दिनों में सबसे कम है और फिलहाल स्वस्थ होने की दर 98.2% है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 12,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। अब तक कुल 3,36,68,560 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में अब तक 60,92,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच भी की जा चुकी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर पिन्ना मनेनी सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को भविष्य में भी किसी आपात चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोविड काल में चिकित्सकों की सेवा की तारीफ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के चिकित्सकों ने ये साबित कर दिया कि आखिरकार उन्हें धरती का भगवान क्यों कहा जाता है। उन्होंने हालांकि चिकित्सा पेशे के व्यावसायीकरण पर चिंता जताई। इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, इंडिया इज बीइंग रेस्पेक्टेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द टैलेंट, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल and also the skills that are being exhibited by our people. Other countries, democratic countries, when you compare with them with India, 130 crore people, there are different regions, different religions, different standards, economic this thing, but still we were able to fight it out effectively. Thanks to salute to doctors and also the medical people and also the scientists who came out with Indian vaccine. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज देश शिक्षा के मामले में अपनी अलग पहचान बना रहा है। भारत के युवा विदेशों में भी अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं। It's one of the noblest professions, and all of us should always remain committed to the Hippocrates oath, never deviate from the virtuous path, and maintain highest ethical and moral standards. This is my advice to all the people who are working in the medical field and who are studying medicine, because I am here. I want to particularly stress on that. Human touch. Human touch is very important, which is missing in some of the doctors' patients' interaction today. I feel that every doctor should try. And the government also should focus more and more on medical education, medical infrastructure, more colleges, more universities. Prime Minister declared that every district will have a college. Yes, I'm happy. But every revenue division must have a college. उपराष्ट्रपति ने विजयवाड़ा में राम मोहन पुस्तकालय का दौरा किया और उन्होंने पुस्तकालय की नई वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। उपराष्ट्रपति ने चिकित्सा के क्षेत्र में खास तौर पर कोविड काल के दौरान डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का काम को बहुत धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से अपील की है कि वे अपनी चिकित्सा क्षेत्र में कम से कम 1 साल ग्रामीण क्षेत्र में जरूर काम करें। कैमरामैन प्रशांता कर्माकर के साथ नवविक्रम सिंह,
संसद टीवी विजयवाड़ा। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको देश और दुनिया की खबरों से कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। जो राष्ट्रीय गति शक्ति परियोजना है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ऐसी एक कमेटी बनाई है कि हमारे प्रोजेक्ट कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी एक जगह आएगी और फिर उसमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच में सब डेवलपमेंट को सोचना, खर्चे को बचाना, यही स्पिरिट गति शक्ति का है। यही है संसद का वो केंद्रीय कक्ष जहां खास मुद्दों और मौकों पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। The aim of all social legislation we have passed is the prohibition bill to establish equality in society, to provide equal social justice to both men and women. I cannot imagine how any such equality can be brought about or social justice provided unless we pass this dowry prohibition bill here. ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का और वक्त है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में अहमदाबाद को गांधीनगर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने सालगंगपुर में कष्टभंजन देव हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज दिल्ली में डेंगू की स्थिति की समीक्षा की और दिल्ली सरकार को सहयोग का आश्वासन दिया। मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार डेंगू प्रभावित राज्यों में विशेषज्ञों का दल भेज रही है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के समुद्री परीक्षणों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अप्रैल 2022 में समय से पोत की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासों के लिए कोची शिपयार्ड की सराहना की। आजादी का अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर अगस्त 2022 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। हज यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करते हुए आगामी हज यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही हज मोबाइल ऐप से भी आवेदन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद में पीएम आवास योजना के 1000 से अधिक लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने इन्हें 67.62 करोड़ रुपए की लागत से बनाकर तैयार कराया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका वायरस के मामला सामने आने के बाद विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान को पूरी सक्रियता से चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वेक्टर जनित इस रोग के उपचार और बचाव के लिए सभी प्रबंध किए जाएं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों और जानी मानी हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यह सत्र 18 नवंबर तक चलेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कोयम्बेडु में 1.15 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर और वेलाचेरी फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण राजमार्ग विभाग द्वारा किया गया था। साथ ही उन्होंने मोबाइल एग्जीबिशन का भी उद्घाटन किया। कर्नाटक की स्थापना दिवस के मौके पर राज्योत्सव मनाया जा रहा है। विधानसभा में राज्य के फ्लैग के रंग के आधार पर लाइटिंग की गई है, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के बीच वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए त्योहारों के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह के पटाखे नहीं जलाए जाएं। पटना के गांधी मैदान में 2013 में हुए धमाका मामले में एनआईए कोर्ट ने 4 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। वहीं 2 दोषियों को आजीवन कारावास और 2 को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। एक कैदी को 7 साल की सजा भी सुनाई गई है। दिल्ली में आज से सभी क्लासेस के लिए स्कूल खोल दिए गए। कोविड प्रोटोकॉल के साथ 50% कैपेसिटी के साथ स्कूल खोले गए हैं। स्कूल आने के लिए पेरेंट्स की अनुमति अनिवार्य की गई है। ज्यादातर पेरेंट्स फेस्टिव सीजन के बाद कोविड की स्थिति देखने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हैं। तमिलनाडु में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। पहले दिन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में एक स्कूल का दौरा कर बच्चों को मिठाइयां बांटी। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा की 3 सीटों और विधानसभा की 29 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद वोटों की गिनती कल होगी। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपचुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को हुआ था। मतगणना केंद्रों पर कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा की जिन 3 सीटों पर मतगणना होगी उनमें दादर नागर हवेली, मध्य प्रदेश की खंडवा सीट और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट शामिल है। इसके अलावा विधानसभा की जिन 29 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना होगी उनमें असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय की 3-3, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक की 2-2, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम की 1-1 सीट शामिल है। जबकि नागालैंड के शामटोट चेसोर विधानसभा क्षेत्र से एनडीपीपी के उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लिया गया था। और बात जीएसटी कलेक्शन की, जो कि अक्टूबर में बढ़कर 130 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने जीएसटी संग्रह अक्टूबर 2020 की तुलना में 24% अधिक था। अक्टूबर 2021 में सकल जीएसटी राजस्व 1,30,127 करोड़ रुपए रहा, जिसमें सीजीएसटी 23,861 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 30,421 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 67,361 करोड़ रुपए और उपकर 8,484 करोड़ रुपए रहा। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जीएसटी संग्रह के आंकड़े आर्थिक सुधार के रुझानों से मेल खाते हैं और ये दूसरी लहर के बाद से हर महीने जनरेट होने वाले ई-वे बिलों के रुझानों से भी स्पष्ट है। और संसद भवन में चल रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन, संसदीय ज्ञानपीठ, संसद संग्रहालय, समिति कक्षों, कार्यालयों और अन्य स्थानों के साथ ही संसद भवन परिसर में मीडिया के लिए उपलब्ध सुविधाओं और अन्य क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में नियमित साफ सफाई के साथ ही उच्चतम स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करने की प्राथमिकता पर जोर दिया। संसद भवन हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये मंदिर स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे, पर्यावरण से युक्त रहे। इसके लिए आज मैंने संसद भवन का भ्रमण किया। मैंने सभी विभागों को देखा। सभी विभागों ने अपनी संकल्प शक्ति के साथ अपने अपने विभागों को स्वच्छ रखने का व्यापक अभियान चलाया है। मैं सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्थापना दिवस पर इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी स्थापना के बाद से लंबा सफर तय कर लिया है और अपनी उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के स्थापना दिवस के मौके पर इन राज्यों के लोगों को बधाई दी और उनके स्वस्थ और सफल जीवन की कामना की है। और अब खबर जापान से, जहां के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने संसदीय चुनावों में बहुमत हासिल कर लिया है। उनकी पार्टी ने निचले सदन की 233 से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। उन्हें मिली सीटें 465 सदस्यीय निचले सदन में बहुमत के 233 के आंकड़े से अधिक हैं। उसने पिछली बार 305 सीटें जीती थी। इस बार कोरोना से जूझ रही अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के कारण चुनाव में कुछ सीटें गंवानी पड़ी हैं। जापान की संसद ने पूर्व विदेश मंत्री किशिदा को 4 अक्टूबर को देश का नया प्रधानमंत्री चुना था। किशिदा ने योशिहिदे सुगा का स्थान लिया। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की पार्टी के गठबंधन को संसदीय चुनाव में मिली सफलता के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वो इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए दोनों देशों की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूती देने के लिए साथ काम करने को उत्सुक हैं। और आज दिल्ली में खेलों के प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार 2020 को प्रदान किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विजेताओं को ट्रॉफियां और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस एक दृढ़ इच्छा शक्ति से हर खिलाड़ी अपना मुकाम पा सकता है और इसमें एक अहम जिम्मेदारी उन खिलाड़ियों की है जो देश के लिए सम्मान जीतते हैं। बहुत कम लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता होगा, बहुत कम लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पसीना बहाते हैं। बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी छोड़ के अपने अखाड़े चलाते हैं, अपनी एकेडमी चलाते हैं, क्योंकि उनको अपनी काबिलियत पर दम है और अपने शिष्यों पर उतना ही भरोसा है। आपको भी मन में वही लेकर चलना है। आप तो है, आपके माध्यम से 5 कम से कम खिलाड़ी भविष्य में भारत के लिए खेलें भी और मेडल भी जीतें। उधर गंगा को स्वच्छ बनाने और उसके पुनर्जीवन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निर्देश पर देश भर में आज से 3 दिन का गंगा उत्सव शुरू हो गया है। इस साल यह उत्सव केवल गंगा नदी ही नहीं बल्कि उसकी उपनदियों और देश के अन्य छोटी बड़ी नदियों के तटों पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 150 जिलों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस वर्ष गंगा उत्सव स्वाधीनता के 75वें वर्ष के समारोह और आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में भी मनाया जा रहा है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्री आज दिल्ली में गंगा उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन रामनगरी अयोध्या में इस बार दीपोत्सव को और अधिक भव्य बनाने की तैयारी है। तो चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं दीपोत्सव की तैयारियों के साथ। हमको दीजिए अनुमति। नमस्कार।